हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई बैच में। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीब्लोक एलिमेंट्स। हाँ जी, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर देना। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब बढ़िया हो भाई? हाँ, सब एकदम मस्त हो। बताओ देखें, अर्जुना जेई 2024। यस यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब मस्त, सब बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे चश्मा तो लास्ट क्लास में मिल गया था भाई। इसका मतलब ये बालक लास्ट क्लास में एब्सेंट था, है ना? इसका मतलब यही हुआ। मस्त तो एकदम। अरे क्या बात, क्या बात। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने तुम्हें बोला था कि घर से कर लेना, इसको नोट कर लेना, करके आए हो क्या? हम्म, नोट किया वो जो थ्योरी मैंने लिखने को बोली थी? इतना टाइम मिला तुम्हें अपने कीमती टाइम में से, उतना सा तुम टाइम निकाल पाए क्या क्वेश्चन करने के लिए? हाँ। दरअसल कल की क्लास का क्या होगा? अब यार कल की क्लास तो लेनी पड़ेगी, अब क्या करें अब, है? और कल की क्लास तो अपनी फंसी भी उस समय है, 6 से 8, बताओ। और कल बहुत बड़ा मैच है, समझ सकते हैं हम। अबे मैच वैच के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो तुम लोग, है ना? हाँ, मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोगों ने यस लिखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो नो वाले बालक हैं वो आज जाके लिखेंगे घर पे, है ना? जिन लोगों ने जिन लोगों ने 2 दिन में लिख लिया वो बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग इन 2 दिनों में टाइम नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आज जाके घर पे लिख लेना, है ना? अब तो निकालना पड़ेगा, कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा टाइम, है ना, है ना, है ना? हाँ, छुट्टी है। क्या बात कर रहे हो? कल तरुण सर की कितने बजे है क्लास? क्या बात कर रहे हो यार? कल 4 से 6 ले लें? हाँ यार, ये कर सकते हैं। भाई ये तो तुमने सही बोला एक बात। ये तुमने बात तो सही बोली है। 4 से 6 कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, अच्छा, सर ने भी रिकॉर्डेड दे दी? भाई सर ने बड़ा मतलब जबरदस्त काम किया है। तो मैं भी रिकॉर्डिंग दे दूं क्या कल? क्यों भाई? अरे रिकॉर्डेड दे दी जाए तो मैं भी क्लास है। बात करता हूं, देखे मैं आज टीम वालों से कि भाई क्या मतलब है। हाँ, सर आप भी रिकॉर्डेड दे दो। चलो करते हैं, देखें क्लास के बाद करेंगे बात। अरे यार वो अपने मतलब बाकी लोगों से, जो लोग क्लास क्लास अलाइन करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई ये कैंसिल नहीं करेंगे ना मुन्ना ना। ना 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 ना, ना कैंसिल नहीं। कैंसिलेशन वर्ड अपने डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है। मतलब जब तक ऐसा ना हो जाए ना कि कुछ ऐसा काम आ गया कि अनअवॉइडेबल है और ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं है, तब जाके मैं क्लास कैंसिल करता हूँ। वैसे क्लास क्लास कैंसिल करने में मेरा थोड़ा विश्वास कम रहता है ना? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कल कल का क्या रहता है। वैसे कल मेरा मैच भी है सुबह। चलो देखेंगे जो भी रहेगा, एक बार के लिए बात कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, उसके बाद देख लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, कैंसिलेशन नहीं करेंगे बेटा। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आओ 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 आओ। अरे अब पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना? देखते हैं, देखते हैं कल। वैसे कोशिश करेंगे लाइव ही हो जाए, लेकिन अगर मान लो नहीं हो पाता तो कुछ देखेंगे कल का जुगाड़, है ना?
आ जाओ, देखिए आ जाओ। देखो सबसे पहले आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ना, आज हम लोग देखो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप 13 एलिमेंट्स है ना पी ब्लॉक में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें थोड़ा सा पोर्शन था अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, और साथ में कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसको हम लोग आज वाली सेशन में पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। डन? यस। हाँ, अब बेटा ज्यादा फालतू बात करो, अब बंद है ना, अब हमारे काम की बात करते हैं, टॉपिक पे आ जाओ एकदम, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। सबका ध्यान स्क्रीन पे हो, अगले जो 2.25 घंटे है एकदम टकाटक सरसरी नजर से स्क्रीन की तरफ देखना है ना। हाँ, पढ़ाई करनी है बस। चलो आ जाओ, ठीक है। आइए देखो क्या कहता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सबसे पहली चीज, बेरिलियम जो होता है उसका बिहेवियर अनोमलस क्यों होता है? सारी दुनिया जानती है कि सर बेरिलियम की साइज बहुत छोटी है ना, साइज छोटी है सर, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है सर, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसका जो बिहेवियर होता है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। यस, हमने ये भी बात करी थी कि जो बेरिलियम होता है उसकी साइज छोटी है, और छोटी साइज होने की वजह से जो बेरिलियम कैटायन है उसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है, और पोलराइजिंग पावर हाई है तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता था। यस, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। देखो ये लिखा है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, और इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो लार्जली कोवेलेंट होते हैं। यस, ये वाले पॉइंट में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अनोमलस का मतलब क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अनोमलस का मतलब है कुछ अलग, नया, है ना, डिफरेंट, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना, है ना, कुछ अलग बिहेवियर। यस, अच्छा देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बेरिलियम जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां मोर देन 4 आएगा। इसने लिखा है कि एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, है ना। अभी हो सकता है आप लोगों को ये चीज ना समझ में आ रही हो कि सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना। तो अभी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसको अभी समझने के लिए, अभी के लिए आप यूं मान लो वैलेंसी, अभी क्या मान लो? वैलेंसी मान लो। यस, अभी क्या मान लो? वैलेंसी मान लो। अब देखो एक बात समझ लो कि जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं है? और सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बताओ? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स ही प्रेजेंट है। इसकी वजह से इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। डन। इसके अलावा जो इससे नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बेरिलियम के बाद जो नीचे एलिमेंट आएंगे उनके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स की वजह से डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनके पार्टिसिपेशन की वजह से उनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज्यादा भी हो सकती है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है बेरिलियम की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, बिकॉज आपका बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में देखो कौन कौन से सबशेल होते हैं? 2s और 2p। 2s में 1 ऑर्बिटल होता है और 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। यस, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए दादा? 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल होने की वजह से मैक्सिमम बॉन्ड भी कितने बना पाएगा? 4 ही बना पाएगा, ठीक है ना। 4 से ज्यादा नहीं बन सकते। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस, क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो, आगे चलते हैं फिर। हाँ दादा, ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। नोट तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि भाई इसको घर पे नोट कर लेना, तो आप लोग नोट करके आए हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे, है ना। तो हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, डन डन डन, आगे चले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस, क्लियर है क्लियर है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और देखो इसने एक और चीज लिखी है, हमने ये बात करी कि जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। बाकी जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन बेरिलियम ऐसा जो एलिमेंट था, बेरिलियम के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होता था? एम्फोटेरिक होता था, और इसी वजह से जो बेरिलियम था उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करते थे। यस, बेरिलियम ऑक्साइड की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन में लिखवा चुका हूं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की भी एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन लिखवा चुका हूं, है ना। बेस के साथ रिएक्ट करके बेरिलेट आयन बनाता है,
है ना। तो ये वाला पॉइंट में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को। ये बेरिलियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है कि बेरिलियम के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर कोवेलेंट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लाइन रह गई, हाँ बेटा रह हो सकता है, मैं इसमें से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख के लाया हूं, है ना, कुछ कंटेंट मिस नहीं किया है ना, लेकिन ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा काम की नहीं थी उसको मैंने हटा दिया है। तो आपने अगर वो लिख लिया है ना, आपने अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो यार। यस, हाँ, इससे आप 8 बार रिपीट कर रहे हो भाई, 8 बार रिपीट कर लिया और फिर भी अगर मैं इस पे क्वेश्चन दे दूंगा ना तो मेरी गारंटी है 30% लोग तो कम से कम गलत कर ही देंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूं इसी वजह से, ताकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए चीजें। इतनी बार मैं इसी वजह से बोलता हूं। कई बार तुम्हें लगता होगा कि सर इसी चीज को बार बार क्यों बोल रहे हैं, इस चैप्टर ने सर ने एक ही चीज 8 बार बता दी, 5 बार बता दी, इतनी बार रिपीट कर दिया। उसके पीछे का रीजन यही है कि बार बार बोलने से चीजें याद होती हैं, है ना। यस, हाँ, आइए अब हम लोगों ने बात करी थी कि भाई बेरिलियम जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती है, और जो इसके डायगोनली अलाइन एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उसके सिमिलर होती है ना। तो हम लोग अब ये बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सिमिलर होती है ना। सबसे पहली चीज ये लिखी है कि जैसे बेरिलियम जो होता है ना उस पे एसिड का अटैक नहीं, वो एसिड के साथ एकदम से रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम भी वाटर के साथ भी एकदम से अटैक नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। वैसे ही जो आपका एल्यूमिनियम है उसकी सरफेस पे भी ऑक्साइड की एक लेयर होती है, और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी होगी कि नहीं होगी, कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की ही सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर जमा होती है, इसकी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशंस में। फिर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दोनों आप रिएक्ट नहीं कर पाते बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। अच्छा देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम की जो रिएक्शन थी ना NaOH के साथ, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, याद है क्या तुम्हें? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो था उसकी रिएक्शन मैंने तुम्हें NaOH के साथ लिखवाई थी। तो देखो बनता था सोडियम बेरिलेट, याद आया कुछ? Na2BeOH4, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Na प्लस BeOH4 2-, याद आया क्या कुछ, है ना। ये चीज बनती थी, बनता था ना। तो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अल्कली में डिसॉल्व होके, भाई ये तो अल्कली है ना यार दादा, अरे दादा NaOH अल्कली तो है यार, अल्कली में डिसॉल्व होके बेरिलेट आयन देता है, ये रहा आपका बेरिलेट आयन। वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एलिमिनेट आयन देता है, देख रहे हो। बेरिलियम ने बेरिलेट आयन दिया, एल्यूमिनियम ने एलिमिनेट आयन दिया, मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की ही अल्कली के साथ जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है ना। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम बेरिलेट बनाएगा और वो एलिमिनेट बनाएगा। क्लियर? बात समझ में आई है ना। तो ये वाली कहानी अगर समझ में आ गई है और आप लोगों ने नोट कर लिया है तो थम्स अप कर देना, फिर आगे चलेंगे। बहुत आसान चीजें, बहुत ही आसान। और जब मैं आपको कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा ना इनके, क्या कह रहा हूं तुम समझे क्या? जब मैं आज आपको कैल्शियम के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मैक्सिमम रिएक्शंस को कक्षा 10th में पढ़ चुके हो, है ना। जो मैं तुम्हें आज रिएक्शंस बताने वाला हूं ना, मैक्सिमम रिएक्शन तुम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो। आओ देखिए कुछ और सिमिलैरिटी देखते हैं, याद करो। बेरिलियम जो था उसका क्लोराइड, उसकी स्ट्रक्चर याद है तुम्हें? वेपर फेज में, याद है? वेपर फेज में बेरिलियम का जो क्लोराइड था ऐसा होता था ना। अरे बोलो ना सर, कौन सा बॉन्ड था इसमें? सर इसमें बनाना बॉन्ड था सर, ब्रिज बॉन्ड था। जैसे बेरिलियम का क्लोराइड ब्रिज बॉन्ड बनाता है, वैसे ही एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड होता है वो भी क्या बनाता है? वो भी तो ब्रिज बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? अरे बोलो ना, Al2Cl6 बनाता है ना। ये वाली चीज भी तुम्हें करवा रखी है यार, उसमें उधर केमिकल बॉन्डिंग में करवा रखी है ना। तो दोनों ही डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो लिखा है द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एल्यूमिनियम हैव Cl- ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो ना, ये क्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों में ही ब्रिज की तरह बिहेव करता है।
इन वेपर फेज। बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होने का रीजन वापस से वही है, Be2+ की साइज छोटी है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इस वजह से परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना। अब कोई ये बोल देना, अगर किसी ने बोल दिया ना कि ब्रिज बॉन्ड क्या है, भाई इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा, 4 मारूंगा, गिनूंगा 1, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा ब्रिज बॉन्ड क्या है। इतना बढ़िया ढंग से ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, इसके अलावा तुम्हारा ब्रिज बॉन्ड के टाइप्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, एक कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड था, इतने सारे एग्जांपल्स लिखे थे। फिर इसके अलावा बैक बॉन्डिंग में इतने सारे केसेस दिखाए थे, बैक बॉन्डिंग की सारी कहानी लिखवा दी थी वहां पर, है ना। पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां बैक बॉन्डिंग आता है वो सारे केसेस लिखवा दिए थे, सब कुछ करवा दिए थे, है ना। अब मत बोलना मेरे को वापस करवाने, क्योंकि सारी चीज वापस नहीं हो पाएगी, है ना। इतने सारे लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में इसीलिए तो लगवाए थे कि अब यहां पर आके मुझे एकदम आराम मिलेगा कि भाई ये मैं चीज पढ़ा चुका हूं तुम्हें, है ना। और बैक बॉन्डिंग पे पूरा एक लेक्चर लगता है ना। ब्रिज बॉन्ड पढ़ाने में 1 दिन लगता है, एक लेक्चर, है ना, 2 घंटे का क्लास लगती है। हाँ, वापस नहीं पढ़ाऊंगा अब। यस यस यस, इसीलिए तो मैंने कहा था तुमसे पढ़ के आना, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दोनों अच्छे से पढ़ के आना था। यस, हाँ। और जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये यार तुम क्लास 12th में पढ़ोगे इसके बारे में ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एक चैप्टर आएगा, है ना। तो ये वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। डन 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 डन। बेटा 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है ये, ना ना ना, ये 3c2 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा, ये तो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है ना, ये 3c2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, हाँ। ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाते हैं इसकी, और क्यों बनाते हैं, बिकॉज इनकी साइज छोटी होती है ना। मतलब ये रीजन लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्यों होती है, बिकॉज इनकी साइज छोटी होती है ना। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में कहानी 12th में आएगी। डन, ऑल राइट। चलिए, हाँ, इसमें एक चीज देखो और लिखी हुई है, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। इसमें लिखा है कि दे आर यूज्ड एज फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, है ना, फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। अब ये ना मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी कि जो फ्रिडल क्राफ्ट एक रिएक्शन होती है ना, फ्रिडल क्राफ्ट एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोग मतलब जब आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, जब आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो आप उसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ोगे। और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 होता है, जो एक रिएजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन में नाम आ जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट एक बहुत फेमस रिएक्शन है ना, तुम्हें एक रट जाएगी तुम्हें। यस, हाँ, डन। चलो फिर, अगर समझ में आ गया है, नोट किया है, डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। डन लिख देना, आगे चलेंगे। यस यस यस, फटाफट। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बे, कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर सर हमने उसमें पढ़ लिया है मैथ्स में। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे, है ना, क्लास 12th। अगर नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, है ना, जिनको क्लास 12th में जाने का मौका मिलेगा। वो जो बच्चे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जब वो 12th क्लास में जाएंगे। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कैल्शियम के, उनकी प्रिपरेशन देखने वाले हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कैल्शियम के, उनकी प्रिपरेशन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में देखो, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा जिसको आप लाइम बोलते हो, फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, स्लैग लाइम जिसको आप बोलते हो, फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो मैं सारे कोई बोल रहा है सर ये चूना पत्थर लाइम है, मजदूरी करवाने का इरादा है क्या, है कारीगर वारीगर बनवाना चाह रहे हो क्या, चक्कर क्या है। ना भाई, ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आ जाओ, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्विक लाइम है, सारी दुनिया जानती है। कैसे बनाया जाता है, अगर मैं कमर्शियली बात करूं तो ये रिएक्शन तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ी है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाती है ना। बताओ, ये चीज तो सारी दुनिया जानती है ना। टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 1070 से लेके 1270 केल्विन तक। इस टेम्परेचर पे अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्विक लाइम बन जाएगा। यस, अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी इधर,
आपको क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा लेना है यहां से, है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है दादा, हटा लेना है। क्यों ऐसा, अगर ये CO2 यहां से हट गई तो तुम लोग याद करो, तुम कक्षा 11 में आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में, याद है क्या तुम्हें, एक फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता था ली चैटलियस प्रिंसिपल, है ना। यस, अरे तुम्हें याद आ रहा है कुछ, ली चैटलियस प्रिंसिपल, है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता था। ली चैटलियस प्रिंसिपल ये कहता था कि अगर मान लो प्रोडक्ट साइड से आपने किसी प्रोडक्ट को हटा दिया तो जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यस, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, यस, उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डन। तो जैसे ही CO2 बनता है इसको हटा लो, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बने। डन, है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। कहता है कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का अमोर्फस सॉलिड होता है। देखो अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज में बता देता हूं कि जो बेटा सॉलिड्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तुम्हें। एक सॉलिड, ये क्लास 12th की चीज है हालांकि, है ना, कक्षा 12th सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना। तो हाँ, जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमोर्फस, है ना। देखो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में डिफरेंस क्या है, आप जो मेजर डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, जब मैं कहता हूं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो एकदम फिक्स अरेंजमेंट होता है ना। देखो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो फिक्स होगा। और जब मैं कहता हूं अमोर्फस, अमोर्फस में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, है ना। सॉलिड स्टेट में होते हुए भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, तो वो होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होना जरूरी है। डन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है व्हाइट कलर का, देखा ही है तुम लोगों ने यार, चूना देखा ही होगा तुम लोगों ने, यस। तो ये व्हाइट अमोर्फस सॉलिड होता है, बहुत अच्छी बात है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना होता है, इतना हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। इसमें जो काम की चीज है वो सिर्फ इतनी सी है कि इसको हीट करने से बनता है, और दूसरी चीज कि CO2 हटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। डन। बताओ देखिए, हाँ ग्लास, ग्लास बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, जैसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, KCl, है ना, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। डन डन डन, यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है दादा, नोट किया यहां तक, आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। तो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। अब ये वाली रिएक्शन तो तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तुम बताओ। ये रिएक्शंस दोनों, है ना, ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी है ना 10th क्लास में, कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने पानी में डाला, है ना, अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में लेके आओगे, एटमॉस्फेयर में देखो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो अगर इसको एटमॉस्फेयर में लेके आओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, है ना, चूना पत्थर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लैक लाइन, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। ये रिएक्शन दोनों आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है। देखो ये लिखा है कि अगर मान लो आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, देखो ये रहा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया है तो बनेगा तुम्हारा स्लैक लाइन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्लैकिंग ऑफ लाइन, है ना, स्लैक लाइन बोलते हैं ना, स्लैकिंग ऑफ लाइन, यस यस, स्लैक लाइन इज स्लैकिंग ऑफ लाइन, है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था, लिमिटेड सप्लाई लेनी है तुम्हें, है ना, वाटर जो है ना वो लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए, तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन अभी भी वो ना सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसको बोला जाता है स्लैक लाइन, ठीक। अच्छा, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, सारी दुनिया जानती है, यस। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मान लो इसकी रिएक्शन किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ करवा दें, भाई कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर एक बेसिक ऑक्साइड है, और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो दादा एसिड और बेस रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा। क्या बन गया दादा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है ना। तो ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, बिकॉज ये खुद कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। डन 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 डन, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई क्या। चलिए जी नोट कीजिए इसको, और अगर हो जाए तो डन लिखिएगा।
अगर हो जाए तो डन लिखिएगा। हाँ जी, हो जाए तो डन लिखिएगा। यस 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 यस। क्या? अरे क्या हो गया लंप? अरे लंप का मतलब होता है वो टुकड़ा सा होता है ना ऐसे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ना, चूना कैसे मिलता है आपको, वो खोद के निकाला जाता है ना, कई बार उसको माइनिंग करके निकाला जाता है, तो टुकड़े जो होते हैं ना उसके टुकड़ों को बोला जाता है लंप। ठीक है ना, जो उसके टुकड़े हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। हाँ, आगे चलिए देखो यूजेस क्या है। यूजेस सारी दुनिया जानती है कि ये एक बहुत गजब का मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। सबसे सस्ता अल्कली है। और सीमेंट, अब हम लोग सीमेंट का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे आगे, है ना, सीमेंट का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड काफी अच्छा खासा मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट में मिलता है फ्रॉम कास्टिक सोडा, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उधर पढ़ा भी था सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में। एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो है। हाँ, ढेला बोल सकते हो, ढेला ढेला ढेला, हाँ सही कह रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ तो ये यूजेस है यार, इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैकलाइम भी बोला जाता है, और कैसे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड था, आपने इसमें क्या किया मुन्ना, पानी ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये रिएक्शन तीसरी बार आ गई है ना। और ये भी कैसा होता है सर, ये भी व्हाइट कलर का अमोर्फस पाउडर होता है कि नहीं होता। हाँ सीमेंट भी आएगा, आगे आएगा बेटा, सीमेंट भी आएगा, चिंता मत करो। कहता है कि इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पेरिंगली का मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी काफी कम होती है पानी में, इसका मतलब इसका जो केएसपी का वैल्यू होता है वो काफी कम होता है। यस अच्छा, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको लाइम वाटर बोला जाता है, और इसका जो सस्पेंशन होता है वाटर में उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। देखो थोड़ी सी इसकी कहानी समझाता हूं मैं तुम्हें, है ना, इसकी छोटी सी कहानी समझाता हूं कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है ना, आपने इसको पानी में डाला, थोड़ा सा पानी लिया, तो आपका बनेगा स्लैक लाइम। क्या बन गया, स्लैक लाइम बन गया। ठीक है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यहां पर वाटर कैसा है, लिमिटेड है ना। और ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ये भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, फर्दर पानी डालोगे, है ना, फर्दर पानी डालोगे, तो इसको फर्दर पानी डालने से रहेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, लेकिन अब वो जो पानी का कलर है ना सब व्हाइट व्हाइट सा दिखने लग जाएगा तुम्हें, है ना, दूधिया दूधिया सा कलर हो जाएगा, दूध के जैसा। उसको नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ लाइम। उनको क्या बोला जाता है बेटा, मिल्क ऑफ लाइम। और इसमें और पानी ऐड करो तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा जिसको बोला जाता है लाइम वाटर, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एकदम क्लियर जबरदस्त वाला, है ना, उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम, सॉरी लाइम वाटर। ये जो मिल्क ऑफ लाइम होता है ना, सस्पेंशन, देखो जिसने एक टर्म लिखी है सस्पेंशन इन वाटर। सस्पेंशन का मतलब आप समझते हो ना, कि जो सेटल डाउन हुआ रहता है। यस क्या रहता है, सेटल डाउन हुआ रहता है, दैट इज सस्पेंशन। आप लोगों ने पढ़ा तीन तरह के होते हैं, सस्पेंशन होता है एक तुम्हारा सॉल्यूशन होता है, एक कोलॉइड होता है ना। तो सस्पेंशन होता है वो थोड़े टाइम बाद सेटल डाउन हो जाता है। हाँ तो सबसे पहले हमें मिलता है स्लैक लाइम, फिर हमें मिलता है मिल्क ऑफ लाइम, और सबसे लास्ट में मिलता है लाइम वाटर। और जो प्रोसेस है यहां से यहां वाला, उसको स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कहा जाता है। डन है ना, डन डन डन। आगे चले आगे चले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे चले। बहुत ही बढ़िया, हाँ हेट्रोजीनियस होता है बेटा, बिल्कुल होता है, सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, वेरी गुड। अगर देखो ये कहता है कि अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपने इसमें से CO2 गैस पास करी, कक्षा 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था, ये वाला और ये वाला, याद है भाई, रटवा देते थे ऐसे टीचर कि इसको रट लेना, ये तो पक्का ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है कि अगर इसमें से CO2 गैस पास करी तो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की हो जाता है क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से दादा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, है ना। इस कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। डन।
और अगर मान लो आपका मन नहीं भरा, आपने कहा भाई मैं तो बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत सारी CO2 गैस पास करूंगा, बहुत सारी, है ना, सर मैं तो रुकने वाला नहीं हूं आज, सर मैं तो बहुत जबरदस्त CO2 गैस पास करने वाला हूं, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा, तो जो सॉल्यूशन का दूधिया कलर है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट का वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एकदम क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। यस यस सर, मेरे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। हाँ, ये क्वेश्चन ही ऐसा ही है भाई, है ना, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो बिल्कुल को एग्जाम में आता है, सारी दुनिया इसको याद करती है, रट भी लेती है ना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि लिमिटेड सप्लाई CO2 की है, तो क्या बनाना है? मिल्क की सॉल्यूशन बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है कि भाई एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, तो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा किसका? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। डन। और अगर मान लो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दी, तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का ये पार्ट होता है। क्लियर? इसको ध्यान रखना। डन डन डन, इसको ध्यान रखना बेटा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दादा बता दो। जबरदस्त गैस पास करूंगा, हाँ जबरदस्त गैस पास करोगे ना, तब जाके तुम्हें क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। अरे बेटा CHCO3 नहीं होता मुन्ना, ट्वाइस होता है। बताओ अब इनको कौन बताए कि कैल्शियम पे चार्ज होता है 2+ और बाइकार्बोनेट आयन होता है -। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला ये बनेगा। बताओ। अब कक्षा 11 में आ गए हो तुम, और कक्षा 11 खत्म होने वाली है लगभग, और अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। है सर, ये कितने सौभाग्य की बात है। अब सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हें फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है। बताओ, है बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है। यस, डन डन डन, यस 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 यस। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसके यूजेस लिखे गए हैं। मोटर बनाने में यूज होता है, एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, बहुत अच्छी बात है, डिसइंफेक्टेंट इन नेचर होता है। व्हाइट वॉश में इसको यूज किया जाता है ना। कभी देखिए तुमने व्हाइट वॉश? ये मैंने तो खूब की हुई है बच्चों ने अपने बचपन में। कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाइट वॉश की हुई है अपने घर पे? है किया है क्या तुम लोगों ने कभी? एक्चुअली आजकल तो क्या हुआ ना कि कलर आ गया, मतलब अब जब भी कोई शादी ब्याह होता है ना, तो मतलब आजकल लोग कलर करवाने लग गए। लेकिन पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो जैसे ही मान लो होली आती थी, दिवाली आती थी, या फिर किसी के घर में शादी होती थी या कुछ फंक्शन होता था, तो घर को अच्छा रखने के लिए कलर नहीं होते थे उसमें, लाइन लोगों के पास इतना पैसा था कि अफोर्ड कर पाए, तो हम लोग गांव में वो करते थे, व्हाइट वॉश करते थे खुद से, है ना। या तो ब्रश ले लिया, या फिर गांव में वो कूंची बोलते थे हमारे, तो कूंची, है ना, उसको लेके आते थे मार्केट से, और रात को खुद ही चूना लेके आए, रात को भिगोया, पानी में डाला, है ना, उसको रात भर पड़े रहने देते थे, 1-2 दिन बाद उसको निकाल के और लिपा पोती। भाई ये बहुत खतरनाक होता है, ऐसे हाथ पे ना थोड़े टाइम बाद वो जो होता है ना, हाँ कली बोलते हैं उसको, कली बोलते हैं, हाँ ऐसे गांव में बोलते हैं कली। तो ऐसे हाथ में ना ऐसे क्रैक से आ जाते थे फिर, क्योंकि इसमें चूना होता है ना, तो उससे हाथ कट जाते हैं आपके, ऐसे क्रैक से आ जाते थे। तो इसी वजह से हाथ पे वो प्लास्टिक का वो पहन के और फिर करते थे ऐसे, है ना। हाँ, नहीं अभी भी करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में जो लोग कलर नहीं करते वो अभी भी यही करते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। नहीं, पुट्टी अलग होती है बेटा, पुट्टी तो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड वर्जन हो गया, है ना, इसका एक काफी अच्छा वाला वर्जन हो गया। हाँ, ये अलग चीज थी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। टेनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लास मेकिंग में यूज होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज होता है, और प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका यूज होता है। ठीक है, यूजेस हैं, ये आप लोग खुद से ही ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद हम लोग आगे और चलते हैं, और बात कर लेते हैं किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो नेचर में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। जैसे लाइमस्टोन जो होता है ना, उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, चौक में, मार्बल में। ये
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की जो कि आपको नेचर में मिलती है। देन सर इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है? अगर मान लो आपके पास स्लैक लाइम है ना, स्लैक लाइम है, लिखा ना स्लैक लाइम है। स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, है ना। इसमें आपने क्या पास किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, है ना। तो इससे क्या बन सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। डन। और देखो कहता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवा। देखो कैल्शियम क्लोराइड ये है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है, यही होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके भी क्या बना देंगे? CaCO3 बना देंगे और साथ में NaCl बनेगा, है ना। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अगर आप इसको लैब में बनाना चाहते हो, है ना। हाँ, एग शेल में भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, 10th क्लास में एग शेल लिखा होता था, है ना। 10th क्लास में एग शेल, तुम्हें याद तो है यार पुराना। ये तो मतलब बड़ी जबरदस्त चीज है, मतलब 10th क्लास का तुम्हें याद तो है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये प्रिपरेशन की दोनों, ये वाली रिएक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी ली थी, और ये वाली रिएक्शन तो बहुत आसान है। देखो आयनिक रिएक्शन है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो प्लस को माइनस के साथ भेज दो, माइनस को प्लस के साथ भेज दो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है ना, है ना, है ना, है ना। हो गया क्या? यस, बहुत आसान चीज है ना। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। और लिखता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट कलर का फ्लफी पाउडर होता है ना, फ्लफी पाउडर होता है जो कि लगभग इनसॉल्युबल होता है पानी में, है ना, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको अगर आपने हीट किया, अरे यार ये तो रिएक्शन पढ़ी ली थी हम लोगों ने। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 1200 केल्विन पे क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये हम लोगों ने पढ़ी लिया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़ी थी ये। और अगर मान लो आपने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवा दी, लेट से कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करवा दी, डाइल्यूट HCl। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाई, तो ये क्या करता है? ये कैल्शियम क्लोराइड दे देगा, साथ में H2O मिलेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हो, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये क्या करता है दादा? ये उसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करता है। जैसे मान लो डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, तो कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा और साथ में H2O प्लस CO2 बनेगा, ठीक है ना। तो जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हो तो CO2 गैस रिलीज होती है। कर लो, नोट कर लो इसको, है ना। यस 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 यस, बहुत आसान चीज है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कुछ बहुत ज्यादा इसमें बताने का है नहीं, है ना, बहुत ज्यादा बताने का है नहीं। 10th वॉज हार्डर देन 11th। ये कौन है भाई? अमन, वाह। अरे कहां से आए हो भैया? कह रहा है 10th क्लास हार्ड थी। ओ भाई, अब क्या करें तुम्हारा, है? आओ आओ देखें, आगे चल लो अब। यस, कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस देख लो। लो, कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस देख लो। कहां कहां कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें मिलेगा? बहुत जगह मिलेगा सर। एक बहुत जबरदस्त बिल्डिंग मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलाइम, है ना, इसमें ये यूज होता है। Along with magnesium carbonate, it is used as a flux in the extraction of metals such as iron. सर ये वाला पॉइंट आज हमें समझ में नहीं आएगा। क्लास 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी, उस मेटलर्जी में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, है ना। ये आज तुम्हें पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और कहां यूज होता है? हाई क्वालिटी पेपर बनाने में यूज होता है, च्युइंगम में यूज होता है, टूथपेस्ट में इसका ये यूज होता है, एंटासिड होता है, बहुत अच्छी बात है, एंड ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स, है ना, कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज होता है। देखे हो आप लोग कई बार, बहुत सारे, है ना, वो लिपापोती करते रहते हैं ना लोग चेहरे पे, है ना, तुम में से भी होंगे कई लोग शौकीन, है ना, जो चेहरे पे लिपापोती करते रहते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही मिला होता है ना। तो लिपापोती करने के बाद शक्ल कुछ और होती है, पहले कुछ और होती है, और उसके बाद शक्ल ही चेंज हो जाती है। कई बार तो, हाँ कई बार तो लोग ना खुद ही नहीं पहचान पाते खुद को, अपने आप को आईने में देख लेते और ये कौन है ना। तो होता है ऐसे, क्या करें। हाँ, कैल्शिनेशन वगैरह वहां पर पढ़ोगे। यस यस, हाँ बेटा 12th में ही आएगा, ये 12th में ही पढ़ेंगे इसको, है ना। ना मैंने नहीं बोला कि कौन करता है ऐसा, मैंने बोला ही नहीं कि लड़कियां लिपापोती करती हैं या फिर विमन करती हैं, मतलब ऐसा मैंने नाम ही नहीं लिया, है ना, क्योंकि भाई कोई केस वेस ठोक दे मेरे ऊपर, है कि हमारा ही नाम कैसे लिए जा रहे हो, है ना। हाँ,
लो जी देखो 2021 में क्वेश्चन आ गया, 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको कर देगा, है ना। 10th क्लास का बच्चा भी इसको कर देगा कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म इन सीक्वेंस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड इन स्लैक लाइन, है ना। CO2 में से अगर आप CO2 गैस पास करोगे, देखो 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, कितना आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 गैस पास करते हो तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और फिर एक्सेस ऑफ CO2 पास हो जाए तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है ना, बाइकार्बोनेट मिल जाता है ना। तो ये तो मतलब हम लोगों ने पढ़ाई है, क्या दिक्कत है इसमें। आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, POP बोलते हैं इसको। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारे बच्चों का काम पड़ता ही है बचपन में, और बचपन में नहीं, कुछ लोग तो बचपन में भी जरूरत पड़ती है इसकी, है ना, बचपन में भी और बचपन में भी। क्यों? क्योंकि बच्चे बचपन में भी हड्डियां बहुत टूटती हैं, और बचपन में भी हड्डियां बहुत टूटती हैं, कि कमजोर हो जाती हैं। तो हड्डी बड्डी टूटी होगी, किसी को प्लास्टर चढ़ा होगा तो POP होता है उसमें, है ना। और घरों में तो ये कितना मिलता है POP के, आजकल ऐसी ऐसी जबरदस्त डिजाइन होने लग गई है ना। हाँ, तो ये बात ही आती है कि भाई ये POP होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, है ना। देखो इसने लिखा है हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और हेमी मतलब आधा, है ना, आधा वाटर का मॉलिक्यूल। यस, हाँ। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये आधा वाटर का मॉलिक्यूल कैसे, मतलब मॉलिक्यूल आधा कैसे हो सकता है। तो देखो इसको सिर्फ पढ़ने का तरीका ये है, इसको फॉर्मूला ये लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या चीज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2CaSO4 डॉट H2, है ना। इसका एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप लोग, या तो आप फॉर्मूला लिख दो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर 2CaSO4 डॉट H2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, है ना। यहां पर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है ना, यहां पर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पर क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला कई जगह ये भी लिखा होता है, या फिर कई जगह ये भी लिखा होता है। दोनों ही फॉर्मूले प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के ही हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बता दूं मैं। डन, वेरी गुड। बनता कैसे है सर, आप क्या करो भैया, जिप्सम को हीट कर दो, है ना। सर ये रहा हमारे पास जिप्सम, और इसको हीट करना है, लेकिन ध्यान देना हीट कब तक करना है, जब तक टेम्परेचर 393 केल्विन ना हो जाए, है ना। इससे ऊपर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी अभी बताएंगे आपको। देखो हाफ H2 बन जाएगा, और साथ में 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा, है ना, पानी की फॉर्म में उड़ जाएगा। ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई बोले सर मेरा तो मन कर रहा है इसको 393 से ऊपर ही गर्म कर दूं। यस, है ना, है ना, है ना। इसको सर मैं ऊपर ही गर्म कर दूं तो बेटा कोई बात नहीं, अगर तू इसको क्या करेगा, 393 से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेगा ना, तो क्या होगा, ये जो आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचा है ना, ये भी भाग जाएगा, है ना। आधा वाटर का जो मॉलिक्यूल बचा है ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा। अरे क्या हुआ, हाँ, और आपको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, डेड बर्न्ट प्लास्टर बोला जाता है। दादा इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या है ना, डेड बर्न्ट प्लास्टर। अरे जिप्सम एक कंपाउंड होता है भाई, केमिकल कंपाउंड है जिप्सम। कोई कह रहा जिप्सम क्या है ना। हाँ, अब बताओ जिप्सम भी हम बताएं। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डन 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 हो गया। यस यस यस, हो गया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इसका नाम है, मतलब नाम है इसका डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि ऐसे जला हुआ सा ना, पूरा पानी हट गया इसमें से। अच्छा, और देखो इसकी एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है वाटर के साथ सेटिंग की। अरे कौन सा सेटिंग, सेट हो जाता है वाटर के साथ। इसको क्या कर, मोल्ड हो जाता है, जैसे पानी लिया और पानी में इसको जो शेप देना चाहो ना, थोड़ी देर में बहुत जल्दी उसी शेप में ये सेट हो जाएगा। उसके बाद वो फोड़ना ही पड़ेगा उसको फिर और किसी काम का नहीं है ना। तो लिखा है कि इट इज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर,
और अगर मान ले इसको एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ हीट किया तो एक प्लास्टिक मास बना देता है दैट गेट्स इनटू हार्ड सॉलिड 5 to 15 मिनट्स, है ना। 5 से 15 मिनट में इतना हार्ड बन जाएगा ये, है ना, पानी के साथ अगर आप इसको डालोगे तो, ठीक है ना। ये इसकी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है। कहता है कि इसके यूज क्या है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे जबरदस्त यूज है बिल्डिंग इंडस्ट्री में और साथ साथ प्लास्टर्स बनाने में, है ना। जो मैंने आपसे बोला ना, एक बचपन और 55 में जिसकी जरूरत पड़ती है। इट इज यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन वेयर देयर इज अ बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन। आप चाहते हो कि मान लो फ्रैक्चर हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी जुड़ने में टाइम लगेगा। अब हड्डी जुड़ने में टाइम लगेगा तो उस हड्डी को एक जगह पे बांध के रखना पड़ेगा, है ना। एक जगह रखना पड़ेगा जिससे वो मूव ना करे, और उसी के लिए यूज किया जाता है पीओपी, है ना। प्लास्टर, पहले प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, वो, है ना, बहुत खुजली होती है भाई, अंदर हालत खराब हो जाती है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, ये डेंटिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है, और स्टैचू वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है ना। बहुत सारी स्टैचूज वगैरह, मूर्तियां वगैरह जो बनती है वो भी आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, है ना। इसके यूज तो तुम लोग आंख बंद करके लिख सकते हो। यस, डन। इसके यूजेस तो तुम आंख बंद करके लिख सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। अब आ जाओ, तुम सीमेंट के बारे में बता देता हूं मैं तुम्हें। सीमेंट, आओ, ये देखो सारी चीज बता दी तुम्हें, पीओपी बता दी। देखो अब तुम मास्टर हो गए हो, है ना। छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हो, रोजी रोटी अपनी पाल सकते हो, भूखे नहीं मरोगे, है ना। क्योंकि तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड का पता है, चूना क्या होता है, और चूने से पुताई कैसे की जाती है ये मैंने तुम्हें बता दिया, है ना। और मान लो कुछ और अच्छा करना हो तो सीमेंट के बारे में बता दूंगा, है ना। छोटा मोटा कहीं पर वो काम भी कर सकते हो। और सबसे लास्ट में, अगर मान लो तुम और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो पीओपी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, है ना। वो चीज भी तुम लोग कर सकते हो। बहुत जबरदस्त चीज है। सारी चीज हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली, है ना। और अपना लाइफ टाइम जुगाड़ हो गया है ना। हाँ, भूखे नहीं मरेंगे तो पक्का बात है। यस, आओ देखें। हाँ देखो क्या कह रहा है, लिखता है कि इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये रिजेंबल करता है जो नेचुरल लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है। कहां पर, पोर्टलैंड, इंग्लैंड में, आइल ऑफ पोर्टलैंड, इंग्लैंड में मिलता है। इस वजह से इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट भी कह दिया, है ना। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो कॉम्पोजिशन है मुन्ना, इसका जो कॉम्पोजिशन है दादा, ये इंपॉर्टेंट है। यस, इसका जो कॉम्पोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सीमेंट का सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा यूज में, सीमेंट में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका होता है। तो देख लो, मैं आपसे कह रहा था ना, सीमेंट में सबसे ज्यादा काम कौन आता है, कैल्शियम ऑक्साइड काम में आता है। 50 से 7%, है ना, 50 to 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सिलिका होता है 20 से 25%, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है Fe2O3, और साथ में SO3 होती है 1 से 2%, है ना। ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये लगभग आपको ध्यान में रखना होता है ना। और जो सीमेंट बनता है ना, एक बढ़िया क्वालिटी का जो सीमेंट बनता है, उस बढ़िया क्वालिटी के सीमेंट में कुछ रेशियो होना जरूरी है। किस किस का, सिलिका और एल्यूमिनियम का जो रेशियो है वो बिटवीन 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये अब यार, ये मतलब ये है जो रेशियो है ना, वो बहुत सारे जो कारीगर लोग हैं अपने इंडस्ट्री में, उन्होंने ये रेशियो निकाला और बोले कि ये वाला रेशियो अगर हो तो एकदम मजा आ जाएगा, है ना, बढ़िया वाली सीमेंट बनेगी ना। तो ये रेशियो ये होना चाहिए। और साथ साथ में जो लाइम का रेशियो है टू द टोटल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन, उनके साथ जो रेशियो होना चाहिए वो लगभग 2 के बराबर होना चाहिए, एज क्लोज एज पॉसिबल टू 2, है ना। तब जो आपकी सीमेंट बनेगी, उस सीमेंट का जो क्वालिटी होगा वो बहुत शानदार क्वालिटी होगा, है ना। हाँ, अब अलग अलग सीमेंट जो होती है मार्केट में मिलती रहती है। अंबुजा सीमेंट, कोई कह रहा अर्जुना सीमेंट, बताओ। हाँ, जेके सुपर सीमेंट भी होता है ना। घर एक बार बनता है, वो ऐड आता है ना एक, अल्ट्राटेक भी। हाँ, अब भाई तुमने सारे जुगाड़ कर रखे हैं, बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो फ्यूचर भी देख लिया। देखो इतनी सारी सीमेंट के नाम पता है सब लोगों को, मुझे पता है तुमने देख लिया अपना फ्यूचर, समझ लिया कि कब तुम्हें क्या करना है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, रो मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले, ये तो लिखा ही है। देखो लाइमस्टोन सबसे ज्यादा होता है ना, 50 to 60%। तो क्या होता है, अकेला लाइमस्टोन ही होता है ना, और क्ले होता है। और ये इसका तरीका बता रखा है कि आपने क्या करना है भैया, इसको हीट करना है, दोनों को एक साथ लेके रिएक्ट टू फॉर्म सीमेंट, क्लिंकर बनता है। और इसको फिर आपको मिक्स करना है 2 से 3% किसके साथ, जिप्सम के साथ। उससे आपका क्या बन जाएगा, सीमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तरीका है। इस पे एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है इस वाले पॉइंट पे कि इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका फॉर्मूला क्या है।
है ना, उनका फॉर्मूला देखो यहां पर लिखा है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये रहा फॉर्मूला Ca2SiO4 डाई कैल्शियम सिलिकेट, 2 कैल्शियम है ना इसमें। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5, ये इतना से इतना। और ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट, ये आपके सामने 3 कंपाउंड है जो इसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या होते हैं? मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है ना। तो इस पे एक बार जे ने क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो सीमेंट के एक मेन इंग्रेडिएंट का फॉर्मूला है। ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये इसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। एक चीज और है, सेटिंग ऑफ सीमेंट की, है ना। सीमेंट की भी सेटिंग होती है। अगर इसको आप पानी में मिक्स करते हो ना, है ना, देखा ही है तुम लोगों ने, पानी के साथ मिक्स करके, है ना, फिर वो, है ना, तो समझ गए तुम लोग। हाँ, तो क्या बनाता है ये? एक हार्ड मास बना देता है। अगर देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम, ये क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर? जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जो जिप्सम होता है वो सीमेंट का हार्ड मास में जो कन्वर्जन है उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। उस प्रोसेस को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। इट गेट्स सफिशिएंटली हार्डन, ताकि अच्छे टाइम में उसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सके, है ना। सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो करने के लिए, इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि सीमेंट का जो सेटिंग प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए बताइए क्या डाला जाता है ना, उसको उसमें क्या डाला जाता है? यस यस यस, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है उसमें? जिप्सम लिखना है कि जो जिप्सम होता है वो सीमेंट का जो प्रोसेस ऑफ सेटिंग है उसको स्लो कर देता है। डन। हाँ, कोई कह रहा है सर सीमेंट की भी सेटिंग होती है, मेरी तो नहीं हो रही। बेटा शक्ल देख ले एक बार, है ना, आईने में शक्ल देख ले, तुझे अपने आप ही पता लग जाएगा कि ऐसा तेरे साथ क्यों हो रहा है ना। यस, मिस्त्री वाला है, पढ़ाई कर लो, बकवास कर रहे हो मतलब, बताओ है। ये देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था और पिछले साल ही पूछा गया था। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है दादा, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है, देख ले भले। क्या क्या ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है, जिससे कि उसका जो प्रोसेस ऑफ सेटिंग है वो स्लो हो सके। और जिप्सम को अगर मैं हीट करूंगा 393 केल्विन पे तो CSO4 डॉट हाफ H2 बनता है। बताओ, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको 100 बातों की एक बात बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको हल्के में मत लेना। ये तो मैं 2 ही क्वेश्चन लिख के लाया हूं, है ना, PYQs में 2 ही क्वेश्चन लाया हूं। इस वाले टॉपिक से PYQs पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में अच्छे खासे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, है ना। तो कोई भी बच्चा इस टॉपिक को हल्के में लेने की गलती ना करे, है ना, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है? पछताना पड़ सकता है, पहले ही बता देता हूं मैं। डन। यस यस यस, हाँ जी हाँ, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यस, चलो जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का जो पोर्शन था वो हो लिया खत्म। अब हम लोग आगे आ चुके हैं किस पे? डी ब्लॉक, सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तो कक्षा 12th में भाई। यस यस यस, तो अब से हेडिंग लिख लो, नया चैप्टर चालू हो रहा है ना, फ्रेश पन्ना, है ना, फ्रेश पेज, नया पेज पे, नए पेज पे हेडिंग लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। कुछ लोग कंजूस लोग होंगे, उसी में नीचे घुसा लेंगे ऐसे बीच में से पी ब्लॉक, एक लाइन छोड़ के। ये काम नहीं करना बे। हाँ, अलग से, है ना, अलग से पेज, नए पेज पे पी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग लिखना है। नया चैप्टर आ गया, बिल्कुल नया चैप्टर आ गया। लिखने का टाइम तो दो बेटा जी, लिखने के टाइम 2 दिन दिए थे मैंने तुम्हें। ये देखो, ये यही तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लिखने के लिए मैंने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था, मैंने कहा 2 दिन है तुम्हारे पास, आराम से बढ़िया नोट कर लेना, है ना। और इसी वजह से मैंने स्लाइड में भी ये सारी स्लाइड्स ऐड करी थी पिछले वाले लेक्चर की स्लाइड्स में। लेकिन तुम्हें 2 दिन में भी अगर टाइम नहीं मिला लिखने का, तो आज तो वैसे नहीं मिल पाएगा, है ना। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाओ, आ जाओ। करें स्टार्ट। हाँ जी, अब नया ओ भाई,
एक बच्चा कह रहा है सर अब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्या? प्रणाम महाराज, नींद से जागे हो? चरण कहाँ है आपके, है ना? नारियल वारियल फोड़े आपके सर के ऊपर है? बताओ, अब जागा मेरा भाई, कह रहा नया चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है। ए प्रभु, है ना? सब मोह माया है मतलब, है? हाँ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। हाँ, वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दे रखी है, वो खुद से पढ़ लेना यार, एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ होगा। दादा लोगों, भाई लोगों, छोटा सा टॉपिक लिखा होगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वो उसमें थी ना सोडियम पोटेशियम की, हम लोगों ने लिखी थी, वैसे ही कैल्शियम वगैरह की दे रखी है एनसीईआरटी में, वो एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ आओ, आइए आइए। तो देखो जी, पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पी सबशेल होता है, जो पी सबशेल होता है, दादा पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ईमानदारी से बता दो। सर पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और 3 ऑर्बिटल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल में आप लोग बोलोगे सर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिकॉज एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यस, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, इसी वजह से जो आपका पी ब्लॉक होता है, देखो सबसे पहली चीज तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला एलिमेंट पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहली चीज आपको ये पता लग गई कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, मैं कौन से एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलूंगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। मैं कह सकता हूं क्या, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबशेल में एंटर होता है, पी सबशेल में एंटर होता है। और क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो पी ब्लॉक में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? सर इसमें टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत आपको है नहीं। यस, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। डन। और ये पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है दादा जिसमें कि मेटल भी होते हैं। यस, अकेला ऐसा है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं, है ना? तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। अगर मैं आपसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं। यस, अगर आपसे वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो बताओ आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे नोबल गैस NH2 NP1 से 6 एक्सेप्ट हीलियम, है ना? एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज जो हीलियम होता है वो 1s2 होता है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो NH2 NP1 2 6 ही होगा। कोई दिक्कत है? ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? अच्छा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे सिलेबस में क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और जो क्लास 12th है, क्लास 12th में इसका मेजर पोर्शन है जहां पर हम लोग ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये मेजर पोर्शन कहां आता है इसका? क्लास 12th में आता है ना? छोटा मोटा पोर्शन है जो कक्षा 11th में आ जाता है, जो हमें यहां पर पढ़ना है। डन। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर यहां तक आपने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये नोट कर लो, डन लिख दो, फिर आगे चलेंगे। हाँ, क्लास 11th में ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, 5 लेक्चर में हम लोग बड़े आराम से, 5 लेक्चर में अगले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, बड़ा ही आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब बेटा ये ऐसे ही है सिलेबस में, क्या करें अब? उन्होंने बोला कि भाई 12th क्लास में पढ़ाना है 15 से 18, हमने कहा ठीक है, अब ये जो हमसे CBSE वगैरह स्टेट बोर्ड जो बोलेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या दिक्कत है ना? आ गया। अब देखो यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है,
है ना, एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। टेबल को बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना आप लोग, लेकिन ले सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। देखो यहां पर ग्रुप लिखा है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, और यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है भाई। 13 वाले का NS2 NP1 होता है, 2 3 4 5 6 लेके। यहां पर लिखा है हीलियम का अलग से 1s2। हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर सारी दुनिया जानती है ना। या ग्रुप 13 का बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। बहुत बढ़िया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि भाई ग्रुप 13 है। जैसे ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 s में और 1 p में। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यस, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। यहां पर जैसे इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैक्सिमम वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। यहां वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो +5, 6 इलेक्ट्रॉन है तो +6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो +7 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो +8। ये इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। अब कोई ये ना ले, ये ना बोल दे, मैंने आपसे बोला था ना कि इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। ये ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेना था, कोई ये ना बोल दे कि सर कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे होते हैं जो ग्रुप 13 के और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ बेटा लिखना है, इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, है ना, लिख लो। इसकी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 भी। यस, इसकी भी और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 हो सकती है, -4 हो सकती है। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो तुम्हें आता ही है यार, ये तुमने सीख ही लिया है ना। जैसे मान लो नाइट्रोजन फैमिली की देखें तो +5 तो होती है, साथ साथ ये +3 और -3 भी दिखाता है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो +6 तो होती है, इसके अलावा +2, +4, -2 भी होती है, +5, +3, +1, है ना, +2, +4, +6, +8। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यस सर, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आ सकती है? बेटा बिल्कुल आ सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। देखो ये रहा नेगेटिव है, ये नेगेटिव हुआ है, देख रहे हो आप लोग, नेगेटिव है ना। हाँ अरे बिल्कुल 1 भी होती है, वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको 100% सही मान लेना है, नहीं मान लेना है कि भाई इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती, और भी हो सकती है। लेकिन ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हैं जो जनरली ये वाले कंपाउंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा नोट करना था इसको यार, लिखना करना था। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है। देख रहे हो आप लोग, 2 यूनिट का, +3 +1 2 यूनिट का डिफरेंस, +4 +2 2 यूनिट का डिफरेंस, +5 +3 2 यूनिट का डिफरेंस, +6 +4 +2 2 यूनिट का डिफरेंस, +7 +5 +3 +1 2 यूनिट का डिफरेंस, और यहां पर +8 +6 +4 +2 2 यूनिट का डिफरेंस, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनमें डिफरेंस कितने यूनिट्स का होता है? 2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। ये 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया, ये 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया, इसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इसको नोट करना है, और अगर नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सर आप प्लीज नेक्स्ट क्लास की स्लाइड दे दिया करें, जिससे हम लोग पहले से नोट करके अगली क्लास में समझने में ज्यादा टाइम दे दिया करें। बेटा अगर कोई बहुत ज्यादा थ्योरी होगी तो मैं दे दूंगा, है ना, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होगा तो मैं दे दूंगा, रिकॉर्डेड दे दो, या फिर संडे की क्लास ले लो प्लीज। बेटा संडे को तो नहीं लेंगे यार, नहीं। सर कल सुबह कर लीजिए बेटा, कल सुबह मेरे पास भी टाइम नहीं है। कौन कौन 10 अप्रैल से जुड़ा है? अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन मॉर्निंग को भेज देना सर, तो हम मैच भी देख लेंगे। लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू। ठीक है देखेंगे बेटा। सर छुट्टी दे दीजिए, कल मैच देखना है, कान पे पड़ेगी। सीमेंट वाला नेक्स्ट चैनल, अच्छा आप कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग हो जाए वेकेशन में। ये 2 चैप्टर स्ट्रांग करना चाहता हूं बेटा। देखो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको, है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक्स दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यस, और बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनके पीछे की कहानी यही है कि इसको एक बार आप बढ़िया ढंग से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, है ना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व करें, और साथ साथ में आप डीपीपी जिसकी सॉल्व करें,
जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स रट नहीं सकते, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश करें। देखो सीधी सी बात ये, ठीक है ना। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको नहीं आता वो सबसे पहले रिडॉक्स पढ़ के आए। आइए अब इंट्रोडक्शन में कुछ और चीजें देखते हैं। देखो इसने एक चीज लिखी है कि जो ग्रुप जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके बराबर होती है? वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। आप चाहो तो देख लो इधर, जो हमारा ग्रुप 13 था उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3। और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? +3 ही है। जो ग्रुप 14 था उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, देख लो। जो ग्रुप 15 है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके बराबर होती है? सर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। डन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यस यस यस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट में उतनी ही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है दादा, नोट कर लिया? नोट किया आपने? हो गया यहां तक, है ना। ये तो एक लाइन थी, मेरे हिसाब से लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। एक ही लाइन थी, लिख ही लिया होगा। और अगर लिख ही लिया होगा तो डन भी आप लोग लिख ही दोगे, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। आइए अब इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, और कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा एक बार के, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार वापस समझ लेते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वापस समझ लेना। देखो याद करो, जो आपका ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का? NS2 NP1, ठीक है ना। अब समझना, NS2 NP1 में हो क्या रहा है? हाँ भूल गए, कोई बात नहीं, वापस समझा देते हैं, ऐसी क्या बात है, थैंक यू बाद में बोल देना तुम। हाँ तो देखो, जो ग्रुप 13 एलिमेंट है, अगर मान लो इसके NS और NP ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको मैं हायर लिख रहा हूं, है ना। इसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सर +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो किसी रीजन की वजह से ऐसा हो गया, है ना, मान लो किसी रीजन की वजह से ऐसा हो गया कि सर ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अगर मुन्ना, अगर NS वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मुझे बता उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? बता। अगर मान ले तेरे NS के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ P का 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1 होगी। यस यस यस, ऐसा ही होगा, +1 होगी। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर, मुन्ना एक बात बताना, कितने लोगों को देखें याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इससे मुझे पता भी लग जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन का टेंडेंसी डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है? ये बताइए। क्या कहा मैंने, वापस सुनो, कि डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा या फिर बढ़ता जाएगा? पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होता है या फिर इंक्रीज करता है? और जो लोग रीजन बता दें वो इसका, जो लोग सॉल्यूशन बता दें वो इसका रीजन भी बता दें। हैं जी, रीजन भी बताना है। यस, रीजन भी बताना है। क्या होता है? डिक्रीज करता रहे। क्या बात लड़कों, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। डाउन द ग्रुप जाने पर एनएस इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, और अगर एनएस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ये शो कर पाएंगे, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसे ये जो थैलियम है उसके 6s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जब 6s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ 6p वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो थैलियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। यस, मेरी बात समझ में आई। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4s 4p, इनर शेल में कौन आएगा? 3d आएगा। यहां पर इनर शेल में कौन आएगा? 4d। यहां पर कौन आएगा? 5d 4f। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सर वो बहुत पुअर होता है। सर ये जो अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते। जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत कम रिपेल कर पाते हैं। और अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर पा रहे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप लोगों ने सोचा है उससे कहीं ज्यादा होगा। यस, जितना आप लोगों ने सोचा है उससे कहीं ज्यादा होगा। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो 6s पे ज्यादा होगा कि 6p पे ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर 6s पे ज्यादा होगा अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो s सबशेल होता है सर वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है। तो इन 6 ns इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस का होगा तो ये ns इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, है ना। और इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। तो रीजन है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही है अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या लिखना है? आप लोग यहां चाहो तो लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, है ना। हमेशा ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं, पूरे ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात हो रही है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है एंड दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये लिखो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। क्या रीजन लिखना दादा? इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखना। बात समझ में आ गई? बताइए, मेरी बात समझ में आ गई क्या? बेटा साइज कई बार कम हो भी जाती है और कई बार नहीं भी होती कम। कोई पूछ रहा है सर साइज में कमी क्यों नहीं होती? फिर आएगी साइज में भी कमी आएगी। देखो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है ना। ये ऐसा ग्रुप है ग्रुप 13 जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है ना। अच्छा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 की, ये तो ग्रुप 13 की बात हो गई। ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 तो इनकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होगी? अगर मान लो NS और NP दोनों काम में आए तो +4, और सिर्फ NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में नहीं आ पा रहे, NP वाले आ रहे हैं तो कौन सी? +2। तो आप लोग बोलोगे सर +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी और +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। यस, बात समझ में आई? अरे बोलिए। तो अगर आप लोगों ने नोट किया है ये चीज, है ना, नोट किया है ना, तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस, नोट करते ही डन लिखना दादा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट करते ही डन लिखना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सर आज क्लास में कम लोग हैं। हाँ, वो बेटा कल इंडिया पाकिस्तान के मैच की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हाँ, माहौल बनाने में लगे हुए हैं। यस, अक्रिय युग्म प्रभाव, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ये जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, NS वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनर्ट बन गया ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इनर्ट, है ना। इनर्ट 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया जो इनर्ट है, इसी वजह से इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। डन।
हो गया? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो और कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है। एक बहुत ही आसान सा पॉइंट लिखा हुआ, हालांकि ये वाला पॉइंट मैं लिखवा चुका हूं आपको, कि जो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां एग्जिस्ट करते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बोला पी ब्लॉक एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। मेटलॉइड वगैरह सारा सब कुछ मैं लिखवा चुका हूं आपको। कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और लिखिए, देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने लिखा है कि भैया जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, तो सर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना, इसमें देखो ये लिखा है द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कुछ बताना है क्या इसमें? बहुत आसान चीज है ना? नोट कर लेना, डन लिख देना, आगे चलेंगे। 2 लाइन लिखिए, फटाफट से इसको नोट कर लो। यस। हाँ, इस वाले में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आएंगे बेटा, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आएंगे। ग्रुप 13 में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। हाँ जी, हाँ जी, नोट कीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले, हो गया हो गया हो गया, क्या बात, बहुत बढ़िया लड़को। आओ जी, अब देखो कुछ और छोटी सी बात करते हैं। जैसे अगर मैं मेटल्स की बात करूं, तो जो मेटल होते हैं उनकी जनरली टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? केटायन बनाएगा। यस। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, यस, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? एनायन बनाने की टेंडेंसी रखता है ना? मेटल्स केटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि एक आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल है और एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। आपके पास क्या क्या है? जैसे एक हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है क्लोरीन। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। और जो NaCl होता है वो क्या होता है? आयोनिक होता है। आयोनिक क्यों होता है? बिकॉज Na प्लस और Cl माइनस, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो दो एलिमेंट की, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत हाई होता है। याद है तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था? अगर तुम्हें याद हो तो एक फॉर्मूला लिखवाया गया था केमिकल बॉन्डिंग में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू 3.5, सॉरी 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। ऐसा याद है तुम्हें फॉर्मूला? तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो जब भी दो एलिमेंट ऐसे हों जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उनसे क्या बनेगा? उनसे हमेशा एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बनेगा, है ना? और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, उन नॉन मेटल की टेंडेंसी नेगेटिव आयन बनाने की होती है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है, आयनिक कंपाउंड भी बना सकती है, और कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकती है। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट लिखा है, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना? नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सुना सुना लग रहा है? सुने सुने तक तो ठीक है, सुना सुना ना हो बस। हाँ जी दादा, फटाफट नोट कर लो। 2-3 लाइन लिखिए, है ना? 3 लाइन है, नोट करना, हो जाए तो बताना। इनऑर्गेनिक इज इक्वल टू एक्सेप्शंस, यस। डन।
हो गया, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब मान लो दो नॉन मेटल हैं, उनके बीच कंपाउंड की मैं बात करूं, जैसे मान लो क्लोरीन है, Cl, दोनों ही नॉन मेटल है ना। ये जनरली कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। अगर मान लो दो नॉन मेटल की बात करें तो उनके बीच जो कंपाउंड बनेगा सर, वो कंपाउंड कैसा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट क्यों होगा? बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। जब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और अगर डिफरेंस बहुत कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सारी दुनिया जानती है, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने लिखा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं सर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैसे? दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यस, ये लिखा है, द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल वेर एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये भी वो चीज है जो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। डन? हाँ बेटा, यहां पर तो जीरो है, चलो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो है। लेकिन अगर मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस काफी कम है, तो उससे क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, डन? बहुत बढ़िया बेटा, इसको नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। है ना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। यस, हाँ, ये तो नॉन पोलर कंपाउंड है, बिल्कुल सही कह रहे हो। दो सिमिलर एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर होगा। क्या बात है लड़कों, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ऐसी बात बोल देते हो ना, दिल खुश हो जाता है। मतलब कुछ रिलेटेबल चीज बोल देते हो ना तो एकदम मजा सा आ जाता है कि तुम्हें याद है चीजें। है ना, है ना, है ना। नोट कीजिए, बताओ फटाफट से। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं जनाब। और आगे बात करते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो, ये अनोमलस बिहेवियर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला यहां पर भी, है ना। अनोमलस बिहेवियर यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं मान लो ग्रुप 13 की बात करता हूं, है ना, बोरोन फैमिली कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली कहते हैं, है ना। ये बोरोन का परिवार है। क्यों? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होता है? बोरोन से स्टार्ट होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो दादा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना बोरोन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी सर जो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होगी। यस, इसका बिहेवियर अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ा अलग होगा। उसका रीजन सारी दुनिया जानती है। उसका रीजन वापस यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होती है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। तो इसी वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी लिखता है कि दो मेजर एस्पेक्ट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो दो? देखो, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है साइज का। फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन साइज। पहली जो डिफरेंस आता है बोरोन का बाकी एलिमेंट से वो है साइज। बोरोन की साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो जो प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करेगी वो सारी प्रॉपर्टीज बोरोन की इन बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हो जाएगी। तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट है डिफरेंशिएट करने का between boron and all the other elements of this group. Yes,
इनका डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग नहीं पढ़ते, है ना। बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप नहीं पढ़ा जाता, बिकॉज अब जो डायगोनल रिलेशनशिप है बेटा वो बहुत ही कम इफेक्टिव होती है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इसी वजह से हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप की बात यहां पर नहीं करते। हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि भाई बोरोन की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होगी, लेकिन यहां डायगोनल रिलेशनशिप की बात नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कम इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो दादा ये 2 लाइन लिखने के बाद बता देना, डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। ये तो पहला एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट है दोनों में, टू मेजर रेस्पेक्ट नहीं बे, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट है बेटा, एस्पेक्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। नोट हो जाए तो आगे चलेंगे। डन डन। हाँ, अब इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है उसकी बात भी हम लोग करेंगे, जो दूसरा एस्पेक्ट है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। देखो एक बात बताओ, जो बोरोन है, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। और मुझे एक बात बताओ, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं क्या उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है क्या नहीं होता? तो अगर डी ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट नहीं है और जो बाकी एलिमेंट हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने और ना होने पे डिपेंड करती होंगी। तो जो प्रॉपर्टीज डी ऑर्बिटल होने ना होने पे डिपेंड करती होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की बाकी एलिमेंट से अलग होगी। क्यों? क्योंकि बेचारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो साइज का आ गया। दूसरा जो डिफरेंस है वो किससे आता है? इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हेवियर एलिमेंट एंड देयर लैक इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है ना, बाकी एलिमेंट में होता है। देखो ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं दादा, उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? साहब उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है। कोवेलेंसी का मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? सर उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है 4। लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी तो डिफरेंस हुआ ना कि फर्स्ट एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बाकी जो एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। एक इसने एग्जांपल लिखा है, जैसे बोरोन बनाता है दादा, देखो ये गलत लिखा है, BF4 माइनस, है ना। देखो यहां पर बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। और एल्यूमिनियम क्या बना रहा है? AlF6। यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 6। यहां पर बोरोन की वैलेंसी कितनी है? 4। मेरी बात समझ में आई? तो यहां बोरोन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर रहा है, एल्यूमिनियम मैक्सिमम 6 वैलेंसी शो कर रहा है। डन है ना। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है ना, अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है जो पॉइंट ऐसा हो कि यार हमें परेशान करे, या फिर जिसके बारे में हमने कभी सुना ना हो, है ना, या फिर एकदम से कुछ अलग आ गया हो। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं अभी तक ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं, है ना। यस है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं। डन। कोई भी पॉइंट नया पॉइंट नहीं है ना, सारे पॉइंट्स देखे हुए पॉइंट है। हाँ जी दादा, नोट कर लो इसको। आ, आ, कोई कोई कह रहा है सर आपसे अच्छा तो वो वाले सर पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते हैं भाई, मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। मैं ही थोड़ी हूँ यार, दुनिया में मेरे से अच्छे बहुत सारे अच्छे टीचर हैं। अच्छी बात है। हाँ सर, पी ब्लॉक चालू हो गया। हाँ जी, अरे बिल्कुल पी ब्लॉक चालू हो गया यार, बिल्कुल पी ब्लॉक चालू हो गया है। हाँ नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना।
अरे ना भाई, मैं किसी की बात को सीरियस लेता ही नहीं हूं इतना। इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, है ना। यस यस यस, हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे चले। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जनाब, थैंक यू थैंक यू। और देखिए आगे, अब इसके बाद जो मैं आगे बात बताने वाला हूं ना, ये वाला पॉइंट भी काफी ठीक ठाक सा पॉइंट है ना। हालांकि ये वाला पॉइंट भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में दिख चुके हैं। देखो, ये कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अरे ये पी पाई डी पाई ऐसा कुछ कुछ याद आया क्या? हैं जी दादा, अरे कुछ याद आया क्या? पी पाई, जब मैं कहता हूं पी पाई बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ये पाई बॉन्ड बनाने में कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? पी ऑर्बिटल। और इस कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? पी ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, इसको क्या नाम दिया जाएगा? पी पाई बॉन्ड। यस, पाई बॉन्ड अगर मान लो किसी एक का पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और दूसरे का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा हो, तो उसको बोला जाता है पी पाई डी पाई। यस, ये हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ पाई बॉन्ड सुना था। यस यस लड़कों, क्या बात है, क्या बात है बेटा। यस, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ा था, उसमें सारी चीज पढ़ी गई थी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है? पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, या फिर किसी दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, वो कार्बन अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, और किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ बना लिया पी पाई, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बना लिया, यहां पर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बना लिया। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। और ये जो बॉन्डिंग होती है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं ना, हैवियर एलिमेंट्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं? डी पाई पी पाई या फिर डी पाई। ऑब्वियस है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो पी पाई ही बना सकता है, वो डी पाई पी पाई नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उस बेचारे के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट है उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो डी पाई पी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। यस, मेरी बात समझ में आ रही? अब लास्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक लिखा है 3p और एक लिखा है 3d, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे सर 3d वाले की एनर्जी ज्यादा है। यस, अरे दादा बोलो ना, 3d वाले की जो एनर्जी है वो 3p से ज्यादा है। अब अगर मान लो आपका 3d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई बॉन्ड बना रहा है एक, और एक 3p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा पाई बॉन्ड ऐसा होगा जो ज्यादा स्ट्रांग होगा? यस, बोलो बोलो बोलो। कौन सा पाई बॉन्ड होगा जो ज्यादा स्ट्रांग होगा? देखो सीधी सी बात यह है, सीधी सी, यहां पर जैसे मान लो एक छोटा और छोटी साइज का ले लो, 2p ले लो, छोटी साइज और ले लो, जिससे और काने ढंग से समझ में आएगी, है ना, और काने ढंग से समझ में आएगी। भाई हमने कहा इसकी एनर्जी ज्यादा है। जब ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो जो बॉन्ड होगा, वो वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो वीक होगा, है ना। कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दी वो वाला ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो यहां पर ये लिखा है, एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन दी पी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, दे कंट्रीब्यूट लेस टू दी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। उनकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है डी ऑर्बिटल वाले पाई बॉन्ड का, वो कम होता है
देन पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड रो एलिमेंट, है ना, क्योंकि जो पी पाई बॉन्डिंग है बेटा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की साइज छोटी होती है, एनर्जी कम होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाते हैं। बड़ी साइज वाले एलिमेंट की साइज बड़ी होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, लेस स्टेबल पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, वो जो पाई बॉन्ड बनाएंगे उसकी स्टेबिलिटी काफी कम होगी। डन, मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आ चुके हैं। बताओ, सारे पॉइंट्स केमिकल बॉन्डिंग जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ लेता है, इसी वजह से मैं पहले क्लास से आपको बोल रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लो। जो बड़े आराम से केमिकल बॉन्डिंग कर लेता है वो इन टॉपिक्स को एकदम ऐसे ऐसे समझ लेगा, ऐसे, है ना बेटा। इसके बाद आप लोग डन लिख देना, है ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना। डन लिख देना दादा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। डन लिखना दादा, आगे चलेंगे। यस यस यस, हाँ आराम से लिख लो बेटा, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ जी, अब इसके बाद हम लोग, अब इसके बाद हम, अब क्या थक गया, आज तो कुछ लिखवाया नहीं है, मतलब हद है, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो तो पिछली वाली क्लास का था, है, अरे वो तो पिछली वाली क्लास का था, ऐसे क्या बात कर रहे हो। हाँ, आज तो कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है। हाँ जी, नोट कर लिया क्या, हो गया, चलो जी। अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद आ जाओ किस पे, ग्रुप 13 एलिमेंट पे। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था पी ब्लॉक एलिमेंट का, है ना, क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे पी ब्लॉक एलिमेंट की हम लोगों ने बात करी थी। अब इसके बाद आप हेडिंग लिख लो, अब इसके बाद आप हेडिंग लिख लो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, है ना। स्पेसिफिकली हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यस, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इनमें से अगर मैं बोरोन की बात करूं तो दादा ये नॉन मेटल होता है। यस, बोरोन कैसा होता है दादा, नॉन मेटल होता है। और इसके बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं सर, मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यस, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नहीं दादा आज नहीं छोड़ेंगे, 10 मिनट लेंगे क्लास, है ना। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की हम लोग कम से कम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को तो खत्म करेंगे, है ना। 5 मिनट लगेंगे उसमें, क्योंकि सारे ऑर्डर में आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, है ना, सारे ऑर्डर में आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। यस, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो बोरोन होता है ना दादा, बोरोन का स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क सॉलिड। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन याद है तुम्हें, डायमंड, डायमंड याद है, डायमंड कैसा होता है, कार्बन में, डायमंड में हर एक कार्बन, है ना, चार चार कार्बन से जुड़ा होता है ना, चार चार कार्बन से जुड़ा होता है हर एक कार्बन, हर एक कार्बन। तो ऐसे एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है बॉन्ड्स का। यस, तो जैसे डायमंड की नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही जो आपका बोरोन होता है वो भी नेटवर्क सॉलिड होता है। इसमें B12 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट में 12 बोरोन होते हैं, एक यूनिट में 12 बोरोन होते हैं। और वो 12 बोरोन की जो यूनिट है वो बार बार रिपीट होती रहती है। कैसी होती है, बार बार रिपीट होती रहती है ना। 12 यूनिट्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ B12 यूनिट्स, है ना। ये B12 वो नहीं है, अरे वो विटामिन B12 नहीं है, ये यहां पर है कि एक यूनिट में बोरोन के 12 एटम्स होते हैं, है ना। तो 12 एटम से मिलके एक यूनिट बनती है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में रिपीट होती रहती है ना, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में रिपीट होती रहती है। तो यह है बोरोन का नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। डन, नहीं बेटा, कैटिनेशन अलग होता है यार, ये कैटिनेशन थोड़ी ना होता है, कैटिनेशन इज समथिंग डिफरेंट।
है ना। आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखना है कि बोरोन नॉन मेटल होता है और जो बाकी एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। बोरोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है इसमें, है ना, बोरोन की। आइए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अकरेंस की। अकरेंस वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है पॉइंट है, अकरेंस में होमवर्क है। यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे, है ना। क्या लिखे हुए मिलेंगे, फॉर्मूले, कि जो बोरोन होता है वो बहुत रेयर होता है, ये जनरली इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और कैर्नाइट। बेटा ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये फॉर्मूले जितने जल्दी याद हो जाए ना, याद कर लेना। ये अकरेंस वाला टॉपिक में लाया ही इसलिए हूं ताकि ये कम से कम तुम्हें फॉर्मूले तो याद हो सके। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, कैर्नाइट का फॉर्मूला क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हें पता होना जरूरी है। ठीक है। इसमें एक मेटल आता है एल्यूमिनियम, लिखता है एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, है ना, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। देखो एक नाम आया था बॉक्साइड का, याद है तुम्हें, बॉक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, पता होना चाहिए। और साथ में एक फॉर्मूला और होता है क्रायोलाइट, ये पता होना जरूरी है। ये फॉर्मूले याद करवाने के लिए ही मैंने अकरेंस वाली स्लाइड लिखी है। ठीक है। और गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं, बहुत ही कम, है ना, ये बहुत ही कम। बेटा ये कंपाउंड्स हैं, है ना, ये कंपाउंड का नाम है। बोरोन जनरली ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बोरेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर कैर्नाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये फॉर्मूले हैं, इनके नाम याद होने जरूरी हैं। ये नाम कहीं ना कहीं तुम्हारे काम में आएंगे, मैं फिर बोल देता हूं तुम्हें, है ना, कहीं ना कहीं तुम्हारे काम में जरूर आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यस यस यस। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। शाम होते होते जब क्लास के आखिरी 5 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, तुम्हारी एनर्जी एकदम है खत्म। आओ सबसे पहले देखो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताने की जरूरत है क्या यार, बताओ तुम। NH2NP1 होता है कि नहीं होता, और NH2NP1 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, नहीं तुम ही बता दो, अरे बोलो ना, नहीं तुम ही बता दो, कुछ इसमें बताने की जरूरत है, होगी एक प्रॉपर्टी खत्म। यस, ऐसी चीजों को लास्ट में निपटा देते हैं ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में नई फ्रेश चीज मिले हमें। यस, हाँ, ये लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज देखो, एटॉमिक रेडियस बताओ, देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखो जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरल ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। बताओ कहां आता है एक्सेप्शन, जल्दी बताओ, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, कहां आता है एक्सेप्शन, कौन बताएगा, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोल दो। अरे 2-3 प्रॉपर्टी है, रेडियस के बाद आयनाइजेशन एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर खत्म, फिर छोड़ देंगे। तो फिर जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर लो। हाँ दादा कहां आता है, अरे क्या बात लड़को, तुम्हें पता है, और उसका रीजन भी लिख दो फिर फटाफट, तुम्हें रीजन भी पता। देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, यस ये होता है सर 3s2 3p1, सर ये होता है 4s2 4p1, और सर 4s से पहले कौन आता है, 3d आता है सर। और 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से सर इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनको ये 3d इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर पाते। इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता, ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा अट्रैक्शन तो इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो सबसे छोटी साइज होती है बोरोन की, फिर आता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। यस, दिस इज द साइज फॉर दी, दिस इज द ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस। बताओ, और ये जो एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन किसकी वजह से आया है मुन्ना, ये आया है एक्सेप्शन पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यस, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। बताइए बेटा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आगे आएगा अभी, ये तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है।
बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? ये तो बहुत आसान था ना, अरे ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे चलिए, फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त चीज देखो, ये साइज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है दादा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, साइज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है ना? तो कितने लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी याद है? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कितने लोगों को याद है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कितने लोगों को याद है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जल्दी से बता दो कितने लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद है? फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो जल्दी से। देखो, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की होती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोरोन के बाद सीधा कौन आया? थैलियम आया। फिर कौन आया? गैलियम आया। फिर कौन आया? एल्यूमिनियम आया। फिर कौन आया? इंडियम आया। लो जी, ये ऑर्डर होता था। देखो, अब इसमें दो जगह पर एक्सेप्शन आया। एक तो गैलियम जो है उसकी आयनाइजेशन, देखो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज जनरली इंपॉर्टेंट, जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना? जनरली हम लोग ये कहते हैं। तो अगर यहां पर, अगर मैं यहां पर इस थैलियम को हटा दूं, एक बार के लिए देखना, अगर मैं थैलियम को हटा दूं ना, तो ये ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। जो साइज का ऑर्डर है उसका जस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, चेक कर लो बोले, जो साइज का ऑर्डर है जस्ट उल्टा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। देखो, आप यहां से थैलियम हटा दो, जो साइज का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। जो गड़बड़ करी है ना, जो गड़बड़ करी है वो सिर्फ और सिर्फ किसने करी है? अरे बेटा 2 3 4 आएगा ना यहाँ, 4 4 4 5 5 6 6, हाँ, जो गड़बड़ करी है वो किसने करी है? सिर्फ और सिर्फ थैलियम ने करी है। और थैलियम ने क्यों करी है बेटा? क्योंकि थैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पहले आते हैं एफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कौन प्रेजेंट होगा? एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, इनका शील्डिंग इफेक्ट तो डी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में भी कम होता है। इस वजह से इन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ के, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी सर बहुत कम होती है, और बहुत कम रिपेल करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा, और इसी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। यस, हाँ, यहां पर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो गैलियम वाला है इसका रीजन तो आप लोग देते हो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और ये जो थैलियम है इसका रीजन आप लोग देते हो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, थैलियम की साइज अभी भी, थैलियम की साइज अभी भी अपने पीरियड में अपने ग्रुप में सबसे बड़ी है ना? तो कोई ये ना कह दे कि भाई थैलियम की साइज बड़ी है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया, और ये आयनाइजेशन एनर्जी में यहां आ जाता है। और ये जो ऑर्डर है एज इट इज, यही ऑर्डर हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिखा था, है ना? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिखा था, और इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों ने उधर बात करी ही थी। ठीक है, देखो, एक देखो आयनाइजेशन एनर्जी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी में एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखता है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना वो बहुत हाई होता है। भाई ऑब्वियस ही बात है, एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M+ बनेगा, इसमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसको मैं IE1 बोलूंगा। यस, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M2+ बनेगा, इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा। और फिर उसके बाद अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M3+ बनेगा। यह कहता है कि इसकी IE1 प्लस IE2 और प्लस IE3 इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है ना? हाई होती है क्यों? क्योंकि इनकी जो साइज होती है जनरली छोटी है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होगी, है ना? सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज, है ना? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से काफी मुश्किल है, इसी वजह से
ये जनरली आयंस नहीं बनाते, ये वाला आयन बहुत मुश्किल से बनेगा, है ना। 3+ स्टेट में जो आयन है वो बहुत मुश्किल से बनेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। डन, यस, चलो फिर ठीक है ठीक है। अब मैं कुछ 2-3 स्लाइड है ना, मैं चाह रहा हूं इसको आप खुद से करना, घर पे लिखना, इसको आप घर पे लिख लेना, अगली क्लास में समझा दूंगा, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी 2 स्लाइड है, ये मैं तुम्हें घर पे लिखने के लिए दे रहा हूं, ठीक है भाई, ये घर पे लिख लेना, अगली क्लास में आके समझेंगे, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तुमने कहा ना तो छोड़ दिया, अब तो खुश हो, नहीं अब तो खुश हो, ठीक है। हाँ, आ जाओ, देखो होमवर्क क्या है। होमवर्क सबसे पहले जो क्लास में दिया है ना, क्लास में क्या दिया है आज, आज क्लास में ज्यादा कुछ नहीं दिया, आज घर पे लिखने के लिए दिया है, और सर रिवीजन करना है आज, ठीक है। और आज कोई डीपीपी नहीं है, आज आप मॉड्यूल भी मत सॉल्व करना, है ना, आज मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं करना, आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और जो क्लास में लिखवाया है उसको लिख के आना, बस इतना करना है, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, आप लोगों के कीमती टाइम में से 5 मिनट मैंने निकाल लिए हैं, है ना, तो इतना तो बनता है भाई, 5-7 मिनट तो क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ सकता हूं तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है ना। हाँ, तो चलो फिर कल का जो भी सीन रहेगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, है ना, जो भी रहेगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव मिलेगा, या फिर क्या रहेगा, जैसे भी होगा कल को बता देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर दादा लोगों, रिवाइज करके आ जाना यार, बस इतना सा मैं चाहता हूं तुमसे। अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो फिर, ऐसा ना हो कि कल कोई छुट्टी ले ले ना, अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो तुम भी क्लास लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से काम चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, ठीक है। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।